नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता चला जाएगा, राजनीतिक उठापटक आपको तेज दिखाई देने लगेगी, लेकिन इसके बीच में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर चर्चा होती है, क्योंकि वो उस राजनीति का आधार भी बनती हैं। इस वक्त वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि फिर से शुरू होगा उस पर। तब तक के लिए राजनीति तो अपना रास्ता खोजती है, लेकिन सरकार ने इसी बीच वक्फ के जो नियम थे वो अधिसूचित कर दिए। यानी कुछ मुद्दों पर जरूर सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई हो रही है, जिस पर बहस हो रही है, उसके अलग जो तमाम नियम थे उन सबको कोर्ट ने माफ़ कीजिएगा, सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। और ये एक बहुत ही, मैं कल एक टिप्पणी देख रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति कुटेश्वर सिंह ने कहा था कि जब जब उन्होंने एक सवाल दिया था कि न्यायपालिका की आलोचना होती है क्योंकि वो ज़्यादा विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये जारी रहेगा जब भी वो कोई, यानी विधायिका अपने कार्यों का पालन करने में चूक करेगी तो वहाँ न्यायपालिका अपने निर्देश जारी करेगी। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि कोर्ट जो जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है उसमें फैसले क्या देगी, उससे उलट सरकार ने भी अपना काम पूरा किया। उन्होंने उसकी अधिसूचना जारी कर दी। उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि केंद्र सरकार कम से कम वक्फ कानून पर पूरी ताकत के साथ इसको न केवल डिफेंड कर रही है बल्कि इसको लागू भी कर रही है। इसके बारे में डिटेल्स में अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक और बड़ी खबर पर डिस्कस करेंगे, उसी का विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से अन्नामलाई का जो बलिदान देने की कोशिश की राज्य की राजनीति में, तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईडीएमके से गठबंधन के लिए, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि विजय सेतुपति जिसको बहुत ही लोकप्रिय नायक और सितारा है एआईडीएमके, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और बदले में क्या बीजेपी को एक ऐसा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अन्नामलाई ने अपनी एक भाषा शैली और आम आदमी के साथ मक्कल अन्मयम जो उनकी यात्रा थी, मेरे लोग मेरी ज़मीन, जो यात्रा उन्होंने की थी, उसके साथ जो बीजेपी का पहली बार तमिलनाडु में जिस तरह से चर्चा में आने का एक दौर शुरू हुआ था, उसके बीच में जब अन्नामलाई को लाया गया दिल्ली, अचानक की गई घोषणा, उसमें अगर ऐसा अब होता है तो क्या बीजेपी बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रही है जिस उम्मीद के साथ वो तमिलनाडु में तैयारी कर रही थी। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स के साथ करेंगे कि आखिर वहाँ कितनी वोटें मिल रही थी और क्या आगे उम्मीद है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक और खबर बड़ी है जिसमें कल आपने देखा किस तरह से अब ये कोशिश कर रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी है कि उसको अकेला ना समझा जाए, उसको बीजेपी की बी टीम ना समझा जाए। और चूंकि इस वक्त इस चुनाव में जो धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट है वो इस समय राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास है, तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी और उस सर्टिफिकेट के लिए ये अपील की है कि भाई वो उनको इस गठबंधन में शामिल कर लें, इंडी गठबंधन में, ताकि उन पर यह आरोप ना लगे कि वो वोट तोड़ रहे हैं। तो इस पर भी बातचीत कर सकते हैं अगर समय रही। और एक बड़ी ही दिलचस्प खबर है कि किस तरह से जो कुत्तों के काटने से जो मरने वाली जो दर्दनाक खबर है, उसके बीच में सूरज से एक थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि आखिर किस तरह से इन कुत्तों की जो पालतू या आवारा कुत्ते हैं, जिस तरह से आम इस समय पूरे देश में उनकी खबरें आती हैं और जो दर्दनाक मौत उनके काटने से होती है, उस पर किस तरह से क्या रोक लग सकती है, उस पर एक गुंजाइश है। लेकिन हम लोग एक खबर के साथ शुरू करते हैं कि वक्फ संपत्तियों का हिसाब अब उन्होंने कर दिया। प्रत्येक वक्फ संपत्ति की एक विशिष्ट पहचान होगी। चूंकि कानून बन चुका, उस पर डिटेल से चर्चा हो चुकी, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको ये, चूंकि कानून को अधिसूचित कर दिया गया है, इसलिए जो उसके नियम है वो, चूंकि कानून बन जाता है तो उसके फिर नियम बनते हैं। आपको याद होगा जो सीए पर जब कानून बना था, उसके नियम बनाने में सरकार को कई साल लग गए थे। यानी एनआरसी, सीए एनआरसी पर दंगा भी हो गया, शाहीन बाग धरने भी हो गए, कोर्ट कचहरी भी हो गई, लेकिन उसके नियम बनाने में सरकार को बहुत साल लगे थे। लेकिन इसमें कम से कम सरकार ने साथ के साथ, और ये इशारा करता है कि सरकार अपनी ताकत के साथ इसके साथ इस पर कोई समझौता करते हुए नहीं दिख रही है। वो अदालत में भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जो उसने कानून बनाया उसका बचाव कर रही है, और साथ ही साथ जो भी है वो उम्मीद पोर्टल पर उसने अपने कार्य करने की शुरू कर दिया है कि ये जो है
ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डाटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, लेखा परीक्षा, खातों के रखरखाव से संबंधित है। यानी अब जो है वक्फ संपत्तियों के अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब उनकी हर एक वक्फ संपत्ति की विशिष्ट पहचान बनेगी और उसका एक संख्या होगी, हाँ, और उसका हिसाब की पाई पाई का जो पोर्टल डाटाबेस पर आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। ये जो है इसमें वक्फ संपत्तियों की पहचान, सीमाएं और उनका उपयोग और अभियोग की, उनसे कितना पैसा आ रहा है, कितना उन पर है, कितना उनका दायरा है, इस पर आप कर सकते हैं। वक्फ के निर्माता का नाम, पता, ऐसे निर्माण का ढंग और तारीख, क्योंकि जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो तो उस लाखों एकड़ ज़मीन को जो कब्जा है उसको बचाने की है कि कैसे वो जो है वक्फ बाई यूज़र, कैसे जो है वो किसी ने भाई यूज़ कर रहे तो वो हमारी हो गई, इस तरह से है, उस पर लड़ाई है। लेकिन यदि उपलब्ध हो तो ऐसे वक्फ विलेख, यानी आपने इसका इस्तेमाल कब से शुरू किया, कब ये बनी, किसने दी, अगर वो है तो आप बताएं। साथ में अगर उसके अभिलेख हैं तो भी दें। और उसके बाद ऐसी वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय कितनी है, जिससे इस आय से लाभ होता है, उनका पूरा का पूरा ब्यौरा देना है। और जो वर्तमान मुतवल्ली है उसका प्रबंधन और सारी जानकारी, वक्फ संपत्ति के संदर्भ में प्रतिवर्ष भू राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम कितनी है, उससे जो आकलन आय की वसूली होती है उसका पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा उस पर रखा जाएगा हिसाब। इसके अलावा प्रत्येक संपत्ति का क्षेत्रफल दर्ज होगा। वक्फ संपत्ति के बारे में कोर्ट में लंबित है तो उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा। तो ये मैं ये करूँगा। और इसमें जो सबसे बड़ी, जिस पर विरोध भी चल रहा था आपको मालूम है, लेकिन अभी उसमें दायरे में वो नहीं था, जिसको उन्होंने कर दिया। नियमों में कहा गया अगर संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर से संदर्भ प्राप्त होने के 1 वर्ष के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी। यानी जिसको डीसी की तरफ से नियम होगा, डीसी डीएम की तरफ से, उसको 1 साल में पूरी करनी होगी। और नियम कहता है कि राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जो केंद्रीकृत सहायता इकाई के साथ मिलकर काम करेगा। ये नियम पूरे विस्तार से दिए गए हैं, जिसको देखना है वो जाकर देख सकता है। लेकिन इसमें देखने से ज़्यादा ये बात है कि सरकार इस कदम पर पीछे नहीं हट रही है। सरकार किसी तरह का दबाव इस पर नहीं मान रही है। इन नियमों की अधिसूचना से यही मालूम होता है। और मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर जो विवाद चल रहे हैं वो धीरे धीरे इस जैसे फैसले से बंद होते हैं। अब हम आते हैं अपनी उस खबर पर जो एक बड़ी चर्चा के तौर पर शुरू हुई कि क्या AIDMK, जिसने अभी हाल में जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके साथ एक गठबंधन की घोषणा की थी। और उसी समय ये हुआ था कि अब AIDMK के साथ, क्योंकि 2024 में जिस तरह उम्मीद AIDMK को थी वो भी साफ हो गई और जो बीजेपी जितनी उम्मीद के साथ चली थी वो भी वहाँ साफ हो गई थी। तो अब लगा था कि शायद उनके बीच में जो गठबंधन हुआ वो अपनी विधानसभा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा लगा। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें भाजपा को ये लग रहा है कि TVK यानी जो विजय की नई पार्टी है, तमिलगा वेट्टरी कझगम के बीच बातचीत जो है उनके अन्ना द्रमुक और उसके बीच में चल रही है। चूँकि ये नया है, ये जैसे ही पता चलता है तो इससे राजग से बाहर हो सकती है। पलानीस्वामी जो हैं, जो इसके प्रमुख ही पलानीस्वामी हैं, उनकी इसके सर से बातचीत हो रही है। अब आप ये सोचिए कि एक अन्नामलाई जैसा एक युवा जो ऊर्जा से भरा हुआ है, वो बीजेपी के लिए एक पार्टी की तैयारी करता है, ज़मीन से एक पूरी यात्रा करता है। यानी हर एक ज़िले में तमिलनाडु के पैदल यात्रा कर बीजेपी को चर्चाओं में लाना और फिर उस पर एक पूरा बेस खड़ा कर देना, इतना बड़ा बेस खड़ा कर देना कि जहां पिछले कई दशकों से या लगभग 60s के बाद से ही जहां द्रविड़ पार्टियों ने उस पर एकाधिकार कर लिया था और बाकी केंद्रीय जो दल थे या नेशनलिस्ट पार्टी जो कहा जाता, नेशनल लेवल की पार्टियां, नेशनलिस्ट तो सभी होती हैं अगर हम कहें, तो वो जो है उन तमाम ने वहाँ से उनकी भूमिका खत्म कर दी थी। पहली बार किसी केंद्र इस तरह की पार्टी, कांग्रेस ने कई बार कोशिश की लेकिन उसको कोई वेटेज वहाँ नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने पहली बार इस तरह से ताकत के साथ मैदान पर अकेले लड़कर उस पूरी राजनीति में एक नया जो क्रिएट किया था अपना स्पेस, वो स्पेस बहुत हद तक अन्नामलाई के साथ था। अन्नामलाई बीजेपी के उन चेहरों में से हैं जिनको बीजेपी का वोटर भविष्य के नेताओं के तौर पर देखता, बीजेपी का भविष्य जिनमें देखता। हालांकि तमिलनाडु के अंदर बड़ी दिलचस्प बातचीत है, वहाँ सिर्फ अन्नामलाई नहीं है, वहाँ अगर आप देखते हैं तो विजय
जो विजय कुमार सेतुपति है, ये भी एक बड़ी उम्मीद के तौर पर तमिलनाडु के भविष्य की राजनीति का चेहरा देखा जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु में भले ही आपने वो देखा होगा कि किस तरह से जो फिल्मी जो अभी भी जो परिवार है, ये भी फिल्म से ही रिलेटेड था, फिल्म की दुनिया से है। वो चाहे के करुणानिधि के परिवार के लोग हैं, तो वो तो स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे और ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी कि अन्ना दुरई और उनके सबके आगे वही खुद अपने आप छा गए। इसके बाद फिर एमजी रामचंद्रन ऐसी एक्टिंग की कि फिर पूरे तमाम जितने राजनेता थे वो साफ हो गए, यहाँ तक कि मशहूर स्क्रिप्ट राइटर भी साफ हो गए थे। उनके जाने के बाद फिर जे जयललिता का दौर आया था। यानी वहाँ फिल्म का हमेशा से एक दौर रहा और यही कारण है कि अब आपने कमल हासन को भी देखा। एंड रजनीकांत ने एक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो फिर ज़्यादा जल्दी सीधे हट गए थे। उनको मालूम था कि आखिर में फिर उन पर सवाल होने लगेंगे, क्योंकि जो मराठी भाषी सवाल होते हैं वो वहाँ उनसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उस समय आ रही थी। लेकिन अब आज की डेट में अगर हम देखते हैं, जो नया ये समीकरण बना, यानी बीजेपी ने कोशिश भी की, अपने ऐसे ऊर्जावान नेता को उठाया और उसको केंद्रीय राजनीति में लाने की घोषणा कर दी। और अब जो एआईडीएमके अगर वहां से निकल जाती है तो फिर बीजेपी ऐसे समय में, चूंकि कोई तैयारी भी नहीं है, आपने जिस तरह से उसने पहले 2 साल तक आपने देखा होगा कि अन्नामलाई ग्राउंड पर रहकर तैयारी कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ा न्यूट्रल, जो जातियों से न्यूट्रल एक वोट बेस है वो तैयार किया था। आपको ये जान के शायद, मुझे बहुत सारे लोग उस तरह नहीं जानते होंगे कि बिहार और यूपी की राजनीति को जो जातिवादी राजनीति लिखते रहे हैं, उनको साउथ की राजनीति के बारे में शायद इतना भी मालूम नहीं होता कि वहाँ जातीय आधारित पार्टियां तब से हैं। वो जो आपको दिखता है डीएमके शासित है, तो उसमें डीएमके के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं जो उनके अलग अलग जातीय गठबंधन को सैचुरेट करती हैं, उनकी जातियों को सैचुरेट करती हैं। अगर हम तो वहाँ उस गठबंधन में जो शामिल होता है वो जातियां फिर उसके साथ चली जाती हैं। उनको तोड़ा था, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अन्नामलाई की। तो मैं आपको 2024 से लेके चलते हैं, फिर हम उस सिनेरियो पर लेके जाएंगे। और तीसरा चेहरा मैं बता दूं कि 3 जो चेहरे हैं, वो तीसरा चेहरा उदयनिधि है, जो डीएमके का बेटा है, उप मुख्यमंत्री बना, माफ कीजिए, करुणानिधि के परिवार का पोता और उनके अब इस समय मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा है। तो ये जो 3 चेहरे हैं तमिलनाडु के भविष्य की राजनीति के, ये 3 चेहरे हैं, इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द आप राजनीति घूमते हुए आगे देखेंगे, ऐसा लगता है आज की तारीख में। क्योंकि जो एआईडीएमके की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके पास ना तो कोई चेहरा है इस तरह का और ना ही कोई लीगेसी पर आधारित जो है उसके पास कोई ऐसा विरासत मिला हुआ। चूंकि जो एमजीआर की जो विरासत थी वो जे जयललिता को मिली। जे जयललिता के बाद ना तो उनके परिवार से था, ना उनका कोई भतीजा, आपने देखा होगा भतीजी का शुरू में चर्चा जरूर आई थी लेकिन नहीं हुआ, और इस तरह से वो राजनीति से बाहर हो गई। शशिकला भी आपने देखा अब कहीं नहीं है। तो एआईडीएमके, मुझे लगता है ये वो कोशिश थी कि जो आखिरी कोशिश के तौर पर पलानीस्वामी शायद इसका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लगता नहीं है। बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि आखिर 2024 के बाद, इस झटके के बाद बीजेपी ने जो प्लान बनाया था, मुझे लगता है कि वो बिखरता दिख रहा है अगर एआईडीएमके बाहर हो जाती है। 2024 में डीएमके ने जिन पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, मैं उनका बेस बता देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके बारे में तो आप जानते हैं, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोट बैंक का एक जनरल उनका वो रहता है जिसको नारा दे रहे हैं। सीपीआई सीपीआई थी। आईएमएल, इंडियन मुस्लिम लीग जो है, आपको मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ था। वीसीके जो है, ये विश्व स्तर जो विदुथलाई चिरू गथाइल कच्छी इसका नाम है, दलित विशेषकर एससी वर्ग था। एमडीएमके जो वाइको की पार्टी थी, इसमें थैवर और उन सब का जोर था। केएमडीके जो कोंगोनाडु मक्कल देसिया काची, ये पार्टी थी, इसमें गोंडौर, कोंगू, वेलार। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तमाम लोगों के लिए, ये थोड़ा दिलचस्प है। जो तमिलनाडु की राजनीति को नहीं समझते तो वो जातीय आधार भी नहीं समझते कि आखिर वहाँ सिर्फ वो नहीं दिखता है जो हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिर्फ साहब जो बिहार में या उत्तर प्रदेश में या इन्हीं हरियाणा में या इन तमाम जगहों जिनको जातीय राजनीति के नाम पर बहुत दिनों तक प्रताड़ित किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, डीएमके खुद जो है दलित साथ, क्रिश्चियन वेलार, अर्बन मिडिल क्लास यूथ और माइनॉरिटीज़ के साथ थी। यानी जो ब्राह्मण के लिए उन्होंने आईएनसी थी, दलित के लिए वीसीके सीपीआई सीपीएम थी, मुस्लिम के लिए आईएमएल थी, तेवर के लिए एमडीएमके, गोंडौर के लिए केएमडीके और यूथ के लिए वो खुद ही अपना जो एंटी हिंदी और तमाम भाषाओं के साथ। अब हम लोग, अब एनडीए का जो गठबंधन अभी का अगर हम लोग उसको देखते हैं तो उसको देख लेते हैं।
उसमें ये एआईडीएम के ठीक द्रविड़ पहचान पर उसी के साथ टक्कर की पार्टी, इसमें तेवा, गोंडा, रूरल और अर्बन वोटर का जो डीएमके का है उसका मुकाबला। लेकिन बीजेपी क्या कांग्रेस का मुकाबले की तरह अपने आप है? तो इसमें अब कॉन्डोर बेस जो है हैवी कॉन्गू बेल्ट में, यहाँ इसको चूंकि इसके कुछ समुदाय से आते हैं अन्नामलाई, तो इसमें एक बड़ी ताकत लग रही थी कि अपर कास्ट की वोट है, हिंदुत्व समर्थक जो शहरों में है उन सब पर है। अब पीएमके इनके पास है जो वन्नियार समुदाय की है, डीएमडीके, एसडीपीआई, पीटी जो अलग अलग है, माफ कीजिएगा एसडीपीआई उसमें नहीं है, तो ये अलग अलग जो पार्टियां हैं ये गठबंधन की एनडीए की कांग्रेस वो है। अब जो थेवर है वो उनके पास है और कॉन्डोर बीजेपी के पास है, एआईडीएम के भी लेता है। अब इस सब के पास विजय के साथ अगर हम जाते हैं, विजय जो टीवी के जिसकी पार्टी है उसने साफ तौर पर कहा, चूँकि विजय जो है क्रिश्चियन, उन्होंने उनका सबसे बड़ा, चूँकि वो खुद भी क्रिश्चियन से और क्रिश्चियन बेल्ट पर उनका बड़ा ज़बरदस्त असर है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना तो वो बीजेपी के साथ रहेंगे किसी भी कीमत पर, और वो किसी भी उस पर एक द्रविड़ पहचान के मुद्दे पर मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। उनका जो बहुत ज़बरदस्त वो है क्रिश्चियन वेल्लार और दक्षिण में तमिलनाडु और उसके इलाके में उनका सबसे बड़ी जातीय अपील के तौर पर उन्हीं की है। अगर हम लोग देखें कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा एंटी हिंदुज़म, सनातन धर्म जैसे मुद्दों पर, नीट और उस पर सब पे कड़ा तौर पे बोलते हैं। द्रविडियन आइडियोलॉजी उनको लगता है वो सबसे ज़्यादा, सैफरन के खिलाफ सबसे ज़्यादा रहते हैं। और चूंकि डीएम के परिवार से हैं तो क्रिश्चियन वेल्लार कम्युनिटी से कोशिश तो उनको की गई धर्मनिरपेक्ष के तौर पर, लेकिन वो अपनी वोट को लगातार बनाए रहते हैं। अब विजय के बारे में आपको मालूम होगा कि ये कितना ज़्यादा इसको पोस्टर से देखा। इनका सबसे बड़ी लड़ाई कि साहब तमिल आत्मगौरव यानी द्रविडियन पहचान के आत्मगौरव की है, और इसीलिए वो पेरियार, अम्बेडकर, तमिल नेशनलिज्म से जुड़े भाषण उनके आप देखेंगे उसमें ज़्यादा होता है। वो कोशिश, वो क्रिश्चियन वेल्लार जो है उससे हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि जाति और धर्म की बात को अलग रख के कहा जाए कि मैं जो हूँ इसको मैं अलग एक पहचान देना चाहता हूँ, और 2026 में वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम इनकी बात करते हैं अन्नामलाई की, तो ये हार्ड हिंदुत्व, एंटी करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर पर जोर देते हैं, आईपीएस रहे हैं। और गोंडौर कोनार जाति का खास तौर पर जो पश्चिम तमिलनाडु है कॉन्गो रीजन में, वहाँ इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी वो है। अब चूंकि एआईडीएमके के साथ इन्होंने सीधे तौर पर, चूंकि पलानीस्वामी और उन तमाम पर जिस तरह से आरोप लगाए थे, तो जो थेवर जो सबसे ताकतवर संप्रदाय वहाँ माना जाता है, एआईडीएमके का सबसे बड़ा बेस भी है, वो इनके अगेंस्ट में वोट कर रहा था, इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। इसी वजह से वो उस तरह से देख नहीं पाए थे। अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई उनके पास अगर सीट वाइज भी अगर आप देखते हो, तो ये जो विजय है वो लगातार वेल्लपुरम, नीलगिरी, कोंडोलौर, मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा गहराई से चला जाएगा, वो मैं आपको उसकी तरफ नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो 2024 की बेस लाइन है उस पर गौर करते हैं। जो बीजेपी के पास थी 18.3% स्टेट वोट मिला, यानी ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसमें अगर आप 6-7% और जोड़ देते हैं तो ये वोट बैंक फिर आपकी सीटों में कन्वर्ट होने लगता है। इस बार नहीं मिला, यहाँ तक कि खुद अन्नामलाई एक बहुत बड़ी उससे हारे, बड़ी अंतर से 1,70,000, लेकिन उस समय भी उन्होंने वहाँ बहुत ज़बरदस्त सीट वोट हासिल किए। वो तब है जब 100 में से 96 वो जो नगर निगम और उसकी सीटें हैं, जो लोकल उसकी पंचायत की सीटें, उसमें से 100 में से 96 के करीब डीएमके के पास हैं। उस समय उन्होंने ऐसी लड़ाई, अगर वो एआईडीएमके इसमें हम लोग अगर करते हैं, बीजेपी अगर अलग लड़े, अगर ये अलग लड़े तो ये 10 से 12% तक आ सकता है, यानी गिर सकता है, ऐसा मानना है अगर हम लोग एक प्रपोज करते हैं। और उस समय अन्नामलाई इस सीन से बाहर हैं। और अगर हम इसको टीवी के और एआईडीएमके के साथ जोड़ दें तो वो 40%, 45% वोट और 40 से 45% उसको 100 से 115 सीट मिल सकती हैं, 40 इसको और 100 के करीब डीएमके को मिल सकती हैं। ये एक जनरल बातचीत है जो मैं उसके डाटा को करके शेयर करके निकाल रहा था। और बीजेपी अगर अकेली लड़ती है तो वो 8 सीटों के करीब 10% वोट उसको मिलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन उसका वोट बैंक ज़रूर गिरेगा, क्योंकि अब उसको संभालने वाला बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये बनने पर मुझे लगता है कि ये बड़ा
अभी इस बातचीत को कैसे देखेंगे हम लोग ये तो है, लेकिन ये तो खबर थी और मुझे चूंकि दक्षिण राज्यों की राजनीति में हमेशा बड़ा इंटरेस्ट रहा और मुझे लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया के ज़्यादातर दर्शकों को अब उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। और चूंकि बीजेपी ने जो किया था, जो मसला किया था कि वो अन्नामलाई ने चूंकि ईपीएस ओपीएस दोनों की कई बार आलोचना की थी और यही बात तेवर को लगी थी। बीजेपी ने उस समय सोचा था कि ये जो कोंगू बेल्ट है यानी गौंडर बाहुल बेल्ट है, ये जिसमें कोयम्बटूर, रोड, सलेम, नमक्कल आता है, ये पहले से इनको मिल सकता है चूंकि ये एआईडीएमके का भी बेस था और बीजेपी को भी इसने वोट किया था। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि एआईडीएमके पूरी तरह टूटे नहीं थे उस समय, बल्कि उनको कुछ हिस्सों को लगा कि ये बीजेपी शायद उनकी पार्टी की एकता को तोड़ना चाहती है। एआईडीएमके वहाँ चूंकि जातीय बेसी पार्टियां हैं जो आपको समझते हैं, अगर आपको डीएमके और एआईडीएमके को समझना है तो वहाँ जातियों के गणित को समझना पड़ेगा, वो उसी के आधार पर वो लगता है। अब जो उस समय ये लगा था कि हम लोग इस हाथ दे के इस हाथ ले सकते हैं, लेकिन आपने तो दोनों हाथ दे दिए। अगर आप अन्नामलाई को देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नुकसान उनके लिए हो सकता है। तो अभी तो हमको इस पर इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये क्या है और इस पर ये राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी उस पर देखेंगे। लेकिन एक खबर जो आपने देखा होगा, अभी राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। उसको कभी कुत्ते ने काट लिया था और वो इंजेक्शंस नहीं लगवाए थे, तो राष्ट्रीय प्लेयर था वो जो है उसने, अगर हम देखें तो उस राष्ट्रीय प्लेयर की जिस तरह से दर्दनाक मौत हुई, इसके अलावा आपको वो वीडियो आपके जहन में आ रहे होंगे कि किस तरह से कुत्ते के काटने पर बच्चों की जो पिता के हाथों में डेथ होती है तमाम लोगों के बीच में, और इस पर रोक नहीं रहा। ये महानगरों में ये बढ़ रहा है, दूर शहरों में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आती हैं, अलग अलग जगह से आ रही हैं। और चूंकि नगर निगम सारी चीज़ें उसके रजिस्ट्रेशन करने पर लग रहे हैं, और आप अगर सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा तनाव भी अब दिखता है इसमें काफ़ी। बल्कि एक और खबर, कल एक आवारा कुत्ते ने भौंक दिया, जो आवारा कुत्ते का मतलब जो गलियों में पल रहा था, किसी का नहीं था, तो उस पर एक इंजीनियर रिटायर्ड ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई और एक कुत्ते को मार दिया, दूसरा बच निकला। 5 गोलियां उसने चलाई, उसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही। काफ़ी उसके भी झगड़े के शॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो मिनस बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर कोई भी एक चीज़ नहीं दिख रही। बल्कि एक और डरावनी खबर तो ये थी कि एक बच्ची ने इंजेक्शन भी लगा दिया गया था उसको, लेकिन उसके बावजूद उसको ये रेबीज़ हुई और उसको डेथ हो गई। जो हाइड्रोफोबिया होता है वो हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब वो इंजेक्शन नकली था या क्या था, इस पर तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या उसने उस समय सीमा के बाद लगवाया, ये सब जांच के विषय आएंगे। लेकिन मैं इसलिए नकली होने की बात पर मैंने गौर किया क्योंकि 2004-05 में हम लोगों ने आज तक में एक स्टिंग किया था। पूरे देश में जो नकली दवाइयों का जो रैकेट था, किस तरह से वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको बनाया जा रहा था। और ये आपको हैरानी होगी, मोदी नगर, मुरादनगर, इस तरह के इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त बन रही थी। और हम लोगों ने चूंकि एक स्टिंग में आपको मालूम होता है कि हम लोग एक व्यापारी बन के गए थे, फेक व्यापारी, और आप हैरानी होगी कि हमको उस वक्त रेबीपोर के इंजेक्शंस, यानी जो कुत्ते के काटने के हैं, जो स्पेसिफिक इंजेक्शन हैं, जो बहुत महंगे इंजेक्शन हैं, वो सब भी सप्लाई कर रहा था वो शख्स। और जब पुलिस को फिर बाद में, चूंकि ये ऐसी खबर नहीं थी कि जो आप चला दो और इस पर एक्शन ना दिलवाया जाए, ये एक ऐसी खबर थी जिसके बाद एक जिसने जो आदमी ये सप्लाई कर रहा था और जो बनवा रहा था उसको, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था और बड़ी भारी तादाद में रेबीपोर मिले थे। बाकी तमाम चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ मिली थी वो तो मिली थी। तो ऐसे में जब इस देश में 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा लोग हर साल कुत्ते के काटने से मरते हैं, ऐसे में ये समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों के फ्लैट्स और सोसाइटीज़, उन सब में कुत्ते पालने का भी काफ़ी चलन देखने को मिल रहा है और उसको लेकर चलते हैं। अब एक नगर पालिका, सूरत नगर पालिका ने, मुझे लगता है, थोड़ी सी एक लाइन दी, इसीलिए मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ उस खबर को आप लोगों के साथ। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि गुजरात की सूरत में अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई निवासी अपने घर में कुत्ता पालना चाहता है, रखना चाहता है, तो उसे कम से कम अपने 10 पड़ोसियों से एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी पहले उसको बहुमंजिला इमारतों में पहले बिल्डिंग के अध्यक्ष और जो सचिव है उसके पास उनके द्वारा एनओसी जमा करानी होगी और उसके बाद जो है ये नगर निगम से उसको इसकी अनुमति मिलेगी। ये भी अहमदाबाद में एक बच्चे की मौत हुई थी अभी हाल फिलहाल में, उसके बाद नोटिस जारी शुरू करना किया गया और ये भी कहा गया कि लाइसेंस लें आप। लाइसेंस तो अब तमाम जगह पर कहा जा रहा है कि सब लाइसेंस लें, लेकिन उस लाइसेंस के बावजूद भी लगता है कि इस तरह के घटनाक्रम की बहुत ज़रूरत है।
मैं इस चूँकि अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा समय बचा था 1-2 मिनट के लिए, लास्ट में मैं खबर एक पढ़ देता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव की सूची जो चल रही है उसके खिलाफ अब विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है और इसके पीछे अलग-अलग याचिका जारी करेंगे, दलीय आधार पर करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो एक साथ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरी याचिका को अगर खारिज करता है तो तमाम आपत्तियां एक साथ खारिज हो जाएंगी। लिहाजा उन्होंने ये नई रणनीति बनाई है। अब देखते हैं कि इसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, उस पर देखेंगे। और आज के लिए मुझे लगता है अभी इतना ही। कुछ और खबरों पर हम लोग बातचीत बाद में करेंगे, या हो सकता है कि मैं अलग से छोटे वीडियो डालने की भी कोशिश करूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों का उत्साह और आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप बनाए रखेंगे ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से आप तक खबरें पहुंचा सकें। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।